नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जो 8th क्लास की फिजिक्स की बुक है उसमें जो 5th चैप्टर है जुडिशरी वो अच्छी तरह से रीड कर लिया था और इसमें देखा था कि जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम न्याय व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है और उसके कितने पार्ट्स हैं या कितने उसके स्तर हैं और इसी में हमें क्रिमिनल और जो सिविल लॉ है उसके बारे में स्टडी किया। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यू रीड दैट द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड enforcing fundamental right. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? यानी कि जो हमारा न्याय व्यवस्था का सिस्टम है वो जो लॉ है उन्हें मेंटेन रखता है और जो फंडामेंटल राइट है उन्हें बचा के रखता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो काम है वो इंडिपेंडेंट होके किसी पे या किसी के दबाव में ना आके ही जो न्याय व्यवस्था है वो कर सकती है। सीधा आंसर, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ upholding the law and enforcing fundamental right. Anyone can approach the court if they believe that their right have been violated. If any law passed by the parliament violates anyone's fundamental rights, the judiciary has power to declare such law null and void. तो जो independent judiciary है उसका necessary है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो ताकि हर कोई ये विश्वास लेके अप्रोच कर सके कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसका उसको सही से न्याय मिले। और इसके साथ ही जो हमारा न्याय व्यवस्था का सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। इसीलिए जब भी पार्लियामेंट वगैरह में कोई कानून बनता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट करता है तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो उसे नल या वॉइड कर सकता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीरीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन चैप्टर फर्स्ट। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो चैप्टर 5 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने देखने हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो कनेक्ट है आइडिया ऑफ जो जुडिशियल रिव्यू है उससे। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ये दोनों कनेक्टेड है क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी कानून पास करते हैं अगर वो हमारे अगेंस्ट तो उसकी अपील हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके द्वारा कर सकते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे थिंक दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार अगर कोई हमारे जो राइट्स हैं उनको वायलेट करता है तो हम इस लॉ के आधार पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे चैलेंज कर सकते हैं। और जो Judicial review implies invalidation of legislative or executive action if it is seen to violate fundamental right। और जो हमारा judicial review है ये वो देखता है कि जो हमारे fundamental rights हैं वो जो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा उसे वायलेंट ना किया जाए। तो इस प्रकार ये दोनों इंटररेटेड है दोनों। ये क्वेश्चन आपने सिर्फ यहाँ तक ही राइट करना है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन द ईच टायर विद द जजमेंट गिवन बाय द वेरियस कोर्ट इन द सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्स विद द अदर इन क्लास। जो सुधा गोयल वाला हमने केस पढ़ा था उसी के आधार पर ये जो वेरियस कोर्ट है इसके अंदर जो जजमेंट हुआ वो हमने बताना है। फर्स्ट है लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के अंदर क्या हुआ, लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंसेस टू डेथ। तो लोअर कोर्ट के अंदर तीनों को ही मौत की सजा सुना दी गई थी। देन नेक्स्ट है हाई कोर्ट, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर क्यूटेड। और हाई कोर्ट के अंदर कोई सबूत ना मिलने के कारण तीनों को ही बरी कर दिया गया था, क्यूटेड कर दिया गया था। देन फिर आगे केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया जिसमें लक्ष्मण शकुंतला वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट व्हाइल सुभाष चंद्र वाज एक्यूटेड फॉर द लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लक्ष्मण और शकुंतला थे उनके खिलाफ सबूत मिले जिससे उन्हें लाइफ टाइम प्रिजन के अंदर रखा गया। और जो सुभाष चंद्र था
उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसको रिहा कर दिया गया। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। तो सुधा गोयल का केस देखते हुए हमें ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इन्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, और जो सेंटेंस फॉल्स है उसे को हमने करेक्ट करना है। द अक्यूज्ड टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जो अपना केस है वो हाई कोर्ट में दर्ज करवाया। तो ये सही था। दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। कह रहा है कि वो हाई कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। तो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के बाद वो गए हाई कोर्ट के अंदर। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट verdict, the accused can go back against to trial court। कह रहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते तो वो फिर से ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इफ दे डोंट लाइक द सुप्रीम कोर्ट verdict, the accused cannot go back again to trial court। तो वो ट्रायल कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो सभी को मानना पड़ेगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे शॉर्ट में PIL कहते हैं, in the 1980s it is a significant step in the ensuring access to justice for all। जो PIL है वो पास किया गया 1980 के अंदर, और ये श्योर करता है कि जो जस्टिस है या न्याय है वो सभी को मिलेगा। तो ये कैसे था? थ्रू दिस, इसकी वजह से ही द सुप्रीम कोर्ट हैड ट्राई टू एस्टैब्लिश मैक्सिमम एक्सेस टू जस्टिस। तो इसकी वजह से ही जो सुप्रीम कोर्ट थी उस तक लोगों का ज्यादा जाना आसान हो गया, या जो जस्टिस था वो पाना आसान हो गया। द कोर्ट हैज एम्पावर्ड एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दोज वो राइट आर बीइंग वायलेंटेड। तो अगर किसी के राइट्स है वो वायलेंट हो रहे हैं तो वो सीधा जाके, या फिर कोई पब्लिक ग्रुप है वो जाके जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। दिस पटिशन कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, और ये सीधा पटिशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लगा सकते हैं। नाउ लेटर्स और टेलीग्राम सेंड टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके अंदर अगर कोई असेस नहीं करता कोर्ट तक, अगर वो लेटर और टेलीग्राम के द्वारा कोई सेंड करता है अपना केस, तो वो भी मान्य होगा। Reread excerpt from the judgment of the Ulagga Terrace versus Bombay Municipal Corporation case. Now write in your own words what the judge means when they said that right of livelihood was part of right to life। जैसा चैप्टर के अंदर हमने उलंगा टेलिस और जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एक केस पढ़ा था, जिसके अंदर जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने केस फाइल किया था कि जो उलंगा टेलिस है वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं और उनको वहां से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो इन उलंगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस द जज सेड दैट द राइट टू लाइवहुड वाज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो उसने कहा कि जो जीने का अधिकार है वो भी हमारा एक लाइफ का ही अधिकार है। दे स्टेटेड दैट लाइफ डज नॉट मैरिली एम्प्लॉय एंड एनिमल एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट अ मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवहुड। उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो एनिमल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करती है और मीन्स ऑफ लिविंग के बगैर हम नहीं रह सकते। इन द केस ऑफ उलंगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द पीपल लिव इन स्लम। तो इसके अंदर जो कुछ लोग थे वो स्लम के अंदर रह रहे थे। दे हैव स्मॉल जॉब इन सिटी एंड फॉर देम देयर इज नाउ हेयर एल्स टू लिव। तो उनके पास सिटी के अंदर छोटे बड़े काम थे, उसके अलावा उसकी लाइफ के अंदर और कुछ नहीं था। द इवेक्शन ऑफ देयर स्लम्स विल लीड टू डिप्राइवेशन ऑफ देयर लाइवहुड एंड द कॉन्सिक्वेंटली टू द डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार अगर उनको वहां से निकाला जाता तो उनके जीने के लिए कुछ भी नहीं बचता और जो उनकी लाइफ थी वो बाद में पूरी खराब हो जानी थी। Thus it can be said that the right to life means to need the basic requirement of livelihood। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ जीने के लिए वो मिलनी चाहिए, जिसमें फूड, शेल्टर और क्लॉथ भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके ऊपर हमने स्टोरी लिखनी है कि अगर
जो न्याय है वो डिले होता है तो जो न्याय है उसका कत्ल हो जाता है, वो डिनाइड हो जाता है। PAC इन हाशिमपुर यूपी ऑन May 22, 1987 43 मुस्लिम्स वर मर्डर इन कस्टडी। तो 43 जो मुस्लिम्स थे वो कस्टडी के अंदर मारे गए हाशिमपुर के अंदर। His family has been struggling for the justice for the last 20 years। तो उनके जस्टिस के लिए उनकी जो फैमिली है वो पिछले 20 सालों से प्रयास कर रही है। In September 2002, the Supreme Court transferred the case from Uttar Pradesh to Delhi due to the delay in starting the trial in this murder case। तो ये जो केस था, जो ट्रायल था इसका, वो डिले होने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो केस है वो ट्रांसफर कर दिया उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर। द ट्रायल इज स्टिल अंडरवे इन विच 19 पीपल ऑफ द प्रोविंशियल आर्ड कॉन्स्टेबली PAC आर बीइंग ट्राई टू चार्जेस ऑफ मर्डर एंड अदर क्रिमिनल केसेस। तो PAC के तहत जो 19 पीपल है उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, उनका जो मुकदमा है वो चल रहा है। इन दिस केस टिल 2007 स्टेटमेंट्स ऑफ ओनली 3 विटनेस कुड बी रिकॉर्डेड। और 2007 में केवल जो 3 विटनेस थे उनकी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी तक उनको जो न्याय है वो नहीं मिला, इस प्रकार जो न्याय है उसका कत्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेक सेंटेंस with each of glossary word given in the next page। इसके हमने सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है acquit, the case in favor of Manish led to High Court to acquit him of all charges of guilt that the trial court had laid on him। acquit का मतलब है बरी करना या छोड़ देना। तो जो मनीष था उसके ऊपर जो केस लगे थे, पहले चार्जेस लगे थे, वो हाई कोर्ट ने एक्यूट कर दिए और उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है टू अपील, यानी कि अपील करना। द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन लेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द डोमेस्टिक मैड टू अपील अगेंस्ट चार्जेस ऑफ द थीफ दैट हर एम्प्लॉयर हैड एक्यूज्ड हर ऑफ। तो जो महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने डोमेस्टिक मेड को अपील किया। नेक्स्ट है कंपनसेशन, यानी कि किसी को मुआवजा देना। द सेंट्रल गवर्नमेंट पेड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स फैमिली आफ्टर एन अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट दैट किल्ड हंड्रेड्स। तो जो ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर मारे गए लोग, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्हें कंपनसेशन देने के लिए वादा किया। eviction, जिसका अर्थ है बेदखली। द कंपनी क्लेम्स टू लैंड occupied by slum dwellers led to the poor people's eviction from their homes which were bulldozed by municipal authority। तो जो कंपनियां, उसने ये क्लेम किया कि जो स्लम एरियाज हैं उसके अंदर जो पीपल्स हैं उन्होंने eviction कर रखा है, वहां पे घर डाल रखे हैं जो कि उन्होंने वो अवैध है, इसीलिए उनको वहां से eviction किया जाए, यानी कि वहां से बेदखल किया जाए। वायोलेशन, द जुडिशरी टेक्स एक्शन अगेंस्ट एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि उल्लंघन करना। अगर हमारे किसी भी राइट का उल्लंघन होता है तो जो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है, वो जल्दी ही इस पे कोई न कोई एक्शन लेती है। नेक्स्ट, ये बुक के अंदर पोस्टर दिया गया था, तो इस पोस्टर को देखते हुए हमें जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है अपहोल्ड द राइट टू फूड, उसके बारे में लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दिया गया है कि राइट टू लिव इज सम शॉर्ट एसोसिएटेड विद द राइट टू फूड। तो जैसे जीने का अधिकार है उसी के साथ साथ जो खाने का अधिकार है वो भी शामिल है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी बनती है कि टू प्रोवाइड एट लीस्ट मिनिमम फूड स्टफ टू द सिटीजन एट नॉर्मल कॉस्ट और फ्री। तो नॉर्मल कॉस्ट और फ्री के अंदर जैसे प्रोवाइड हो सके तो वो फूड है जो देना चाहिए जो सिटीजन है उनको। जो चेक अननेसेसरी इन्फ्लेशन इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स हैं अगर उनके प्राइस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो उसे चेक करना चाहिए। टू चेक द होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स ऑफ डेली यूज लाइक व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा। जो डेली लाइफ की खाने की वस्तुएं हैं उसकी होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी काला बाजारी नहीं करनी देनी चाहिए, किसी को इकट्ठा नहीं करना देना चाहिए। टू प्रोवाइड मील टू पुअर चिल्ड्रन इन दी स्कूल, और जो स्कूल है उसके अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनको जो मील है वो जैसे खाना है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लेट्स सी इन हिंदी मीडियम। आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है
और इसी के द्वारा न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। और अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसमें यह है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। और न्याय समीक्षा का अर्थ है यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्याय समीक्षा से जुड़ा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे तीनों स्तरों के न्यायालयों को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उसे न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया और अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखिए। जैसा हमने पिक्चर के अंदर देखा कि ऐसी डायग्राम थी, उसके अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिया गया था, उसी के आधार पर हमने जवाब देना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने लक्ष्मण और लक्ष्मी की मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई तथा सुभाष चंद्र के खिलाफ सबूत नहीं मिले और उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट था उच्च न्यायालय, सुधा की मौत एक दुर्घटना थी क्योंकि तीनों के विरुद्ध प्राप्त सबूत नहीं थे और तीनों को बरी कर दिया गया था। और जो निचली अदालत थी उसमें लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जो जेठ थे सुभाष, उसको दोषी करार दिया गया था और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सुधा गोयल को मामले में ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो सही है उस पे सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसको ठीक कीजिए। तो फर्स्ट है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वह निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। ये बिल्कुल राइट था। वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि वह निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं थे, इसीलिए वो उच्च न्यायालय में चले गए थे। थर्ड है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने पर नया प्रयास किया था और न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया था जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, और यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार यानी कि टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है, यानी कि आप अपना केस पत्र या टेलीग्राम के द्वारा भेजकर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, उलंगा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। तो कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, यानी कि काम के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ करके खाना होगा। इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही है। अगर उन्हें झुग्गियों या पटरी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वह अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वह जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो जैसा हमने पढ़ा कि हाशिमपुर के अंदर PAC की हिरासत में 22 मई 1987 को जो 43 मुसलमान थे उनकी हत्या कर दी गई और जो उनका परिवार है वो 20 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली रेफर कर दिया
और यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें प्रोविजनल आर्ट कॉन्स्टेबलरी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है और इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए जा सके थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह मामला बहुत ज्यादा लटका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज 65 के शब्द संकल्प में दिए गए और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो इसे हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली और उल्लंघन। बरी करना का अर्थ है किसी के पास खिलाफ सबूत नहीं है तो उसे जो कोर्ट है वो उसे बरी कर देता है। अपील करना का अर्थ है कि अपील करना यानी कि किसी के खिलाफ जब केस दर्ज करते हैं तो उसी को हम अपील करना कह सकते हैं। मुआवजा का अर्थ है किसी का कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए उसे पैसा देना। बेदखली का अर्थ है कि किसी को वहां पे रहने वाले आवास स्थान से निकाल देना। उल्लंघन का अर्थ है कि जो कानून नियम बने हुए हैं उनको ना मानना, उनका उल्लंघन करना। नेक्स्ट जो पोस्टर था उसके बारे में हमने लिखना है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसका ये फर्ज बनता है कि जो लोग हैं उनको वो फूड प्रोवाइड करें। तो सरकार के दायित्व इससे ये बनते हैं कि प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े और भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले जैसे बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण और भूख से किसी की मृत्यु ना हो। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।